जंगल कभी झूठ नहीं बोलता दोस्तों। वह हर राज, हर कत्ल और हर कहानी का सच अपने सीने में दफन रखता है। इंसान भूल जाता है, लेकिन पेड़ों के पत्ते और मिट्टी उस सच को जिंदा रखते हैं। यह कहानी भी दुधवा के घने जंगलों की मिट्टी से उपजी एक ऐसी ही दास्तान है जिसकी शुरुआत मार्च 1980 की एक तूफानी सुबह से हुई थी। नेपाल की पहाड़ियों से उठी एक भयानक आंधी ने पिछली रात दुधवा नेशनल पार्क में तबाही मचा दी थी। विशालकाय साल के पेड़ उखड़कर रास्तों पर गिर चुके थे। सुबह सुबह वन विभाग ने इन रास्तों को साफ करने के लिए 14-15 मजदूरों की एक टोली भेजी। मजदूर 4-5 के झुंड में काम कर रहे थे। इस टोली में सबसे आगे था 25 साल का पंचम थारू। पंचम का गांव जंगल के मुहाने पर ही था, इसलिए बचपन से बाघों की दहाड़ सुनना उसके लिए आम बात थी। वह बेखौफ होकर जंगल के बीचों बीच गिरे एक तने पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। अभी उसने 8-10 बार ही कुल्हाड़ी चलाई होगी कि हवा का रुख बदला। पंचम को लगा कि बाईं तरफ की झाड़ियों से कोई उसे घूर रहा है। उसने कुल्हाड़ी रोकी। अभी वह पूरी तरह घूम भी नहीं पाया था कि झाड़ियों को चीरती हुई एक धारीदार नारंगी आकृति बिजली की तरह उस पर लपकी। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गर्जना हुई और एक ही पल में पंचम की गर्दन उस बाघिन के जबड़ों में थी। बाकी मजदूर जब तक चीखते, बाघिन पंचम को घसीटते हुए घने जंगल में गायब हो चुकी थी। किस्मत से पास ही पैदल गश्त लगा रहे वन रक्षक शोर सुनकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बिना वक्त गंवाए हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बंदूकों के धमाकों से घबराकर बाघिन पंचम को वहीं छोड़कर झाड़ियों में भाग गई। पंचम की जान तो बच गई, लेकिन दुधवा के सीने में आतंक का एक ऐसा बीज बोया जा चुका था जो आगे चलकर तबाही मचाने वाला था। पंचम तो बच गया दोस्तों, लेकिन इसके बाद इस आदमखोर ने दुधवा कैंपस के अंदर घुसकर जो खूनी खेल खेला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस घटना के कई महीनों बाद जब कोई हमला नहीं हुआ तो वन विभाग ने राहत की सांस ली कि शायद यह बाघिन इलाका छोड़ चुकी है, लेकिन वे गलत थे। वह तो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। नवंबर का दूसरा हफ्ता आ चुका था। दुधवा कैंपस में सुबह के 5 बजे हल्की ठंड और गहरी धुंध छाई हुई थी। इसी कैंपस में एक क्वार्टर में वनकर्मी सुभर्ती अपनी पत्नी गंगाजली के साथ रहता था। सुभर्ती की ड्यूटी सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती थी। कैंपस के चारों तरफ जंगली हाथियों को रोकने के लिए एक गहरी खाई खोदी गई थी, जिस पर लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते रखे हुए थे। गंगाजली ने हाथ में एक लोटा लिया और उसी तख्ते पर संतुलन बनाते हुए खाई पार करके जंगल में चली गई। सब कुछ सामान्य था कि अचानक कोहरे को चीरते हुए चीतलों की तेज चेतावनी गूंज उठी। पेड़ों के ऊपर बैठे लंगूरों ने भी घबराकर चीखना शुरू कर दिया। जंगल में रहने वाला हर इंसान जानता था ये बेजुबान बिना वजह ऐसा शोर नहीं मचाते। आसपास कोई बड़ा शिकारी था। कैंपस में खड़े सुभर्ती का दिल बैठ गया। उसने चिल्लाकर आवाज दी, गंगाजली, लेकिन कोहरे के पार से कोई जवाब नहीं आया। घबराए वनकर्मी और सुभर्ती हाथियों पर सवार होकर उसी दिशा में भागे। थोड़ी ही दूर पर झाड़ियों के पास गंगाजली की चप्पलें बिखरी पड़ी थी। पास ही वो बर्तन उल्टा पड़ा था जो भीगी मिट्टी और ताजे खून के धब्बों से सना हुआ था। जमीन पर घसीटे जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी सामने की झाड़ी में हलचल हुई और एक भारी छाया छलांग मारते हुए सामने आई। वह वही आदमखोर बाघिन थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा था
उसने कुछ पल के लिए टीम को घूरा और फिर जंगल की गहराइयों में ओझल हो गई। झाड़ियों के बीच गंगा जली का आधा खाया हुआ शव पड़ा था। जब वनकर्मी गंगा जली के शव को लेकर वापस कैंपस लौट रहे थे तो वह बाघिन वापस आई और साई की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगी। वह अपने शिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कैंपस के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी जिसने सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। वन कर्मियों ने दोबारा गोलियां चलाई, तब जाकर वह पीछे हटी। इस खौफनाक वारदात की खबर मिलते ही दुधवा के डायरेक्टर राम लखन सिंह तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने मोर्चा संभाला और 3 तजुर्बेकार हथनियों भगवान प्यारी, राज बेगम और चंपाकली को लेकर खोजी अभियान शुरू किया। अभी वे जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि अचानक कैंपस की तरफ से दोबारा चीख पुकार सुनाई दी। हाथियों को तुरंत वापस दौड़ाया गया। वहां का नज़ारा देखकर अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैंपस की सुरक्षा खाई के पास अल्लाह रखा और अस्कर अली नाम के 2 मजदूर घास काट रहे थे। अल्लाह रखा ने अपनी आंखों से देखा था कि खाई के पार झाड़ियों से एक पीली छाया उड़ी और पलक झपकते ही अस्कर अली की गर्दन दबोचकर उसे खाई के पार घसीट ले गई। यह हमला इतना अचानक था कि अस्कर को चीखने का मौका तक नहीं मिला। वह बाघिन दिन दहाड़े कैंपस के मुहाने से इंसानों को उठा ले जा रही थी। अगली सुबह हथनी भगवान प्यारी ने सूंघते हुए झाड़ियों में अस्कर अली का शत विक्षत शव ढूंढ निकाला। शव को कैंपस लाकर जब अस्कर के क्वार्टर के बाहर खाट पर रखा गया और परिवार रो रहा था, तभी वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। डायरेक्टर राम लखन सिंह अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी बाहर चीख पुकार मच रही थी। राम लखन सिंह बंदूक लेकर बाहर भागे। सामने का नज़ारा अविश्वसनीय था। जिस खाट पर अस्कर की लाश रखी थी वह खाली थी और कुछ ही फीट की दूरी पर वह आदमखोर बाघिन खड़ी थी जिसके नुकीले दांत चमक रहे थे और वह घुर्रा रही थी। वह इंसानों के बीच से अपना शिकार दोबारा छीनने आ गई थी। राम लखन सिंह ने निशाना साधा, लेकिन आसपास लोग खड़े थे। उन्होंने सूझबूझ दिखाई और हवा में फायर किया। बंदूक के धमाके से चौंक कर बाघिन लाश छोड़कर दोबारा जंगल में भाग गई। जरा सोचिए उस बाघिन का हौसला कितना बढ़ चुका था कि वह लाश छीनने इंसानों के घर तक आ गई। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना को आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका यही लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने का हौसला देता है। अब यह साफ हो चुका था कि इस आदमखोर का अंत किए बिना दुधवा में कोई सुरक्षित नहीं है। पूरा वन विभाग अब इस आदमखोर को खत्म करने के लिए तैयार था। अगले दिन दोपहर को हाथियों की मदद से इस बाघिन को दोबारा घेरा गया, पर इस बार उसके साथ उसके 2 बड़े हो चुके शावक भी थे। शावक तो इंसानी दबाव और हाथियों को देखकर भाग गए, लेकिन वह आदमखोर बाघिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। घने जंगल के बीच वह झाड़ी से बाहर निकली और दहाड़ मारती हुई अपने पिछले पैरों पर बैठ गई। सीधे हाथी पर बैठे डायरेक्टर राम लखन सिंह को घूरने लगी और उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक और क्रूरता थी। पूरा जंगल जैसे अपनी सांसें रोक चुका था। यह एक ऐसा मौका था जो दोबारा नहीं मिलने वाला था। राम लखन सिंह ने धीरे से अपनी राइफल उठाई और बंदूक की नली सीधे बाघिन के माथे की तरफ थी। बाघिन की आंखें भी सीधे बंदूक की नली पर टिक गई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर गोली चली। ट्रिगर दबते ही एक भयानक धमाका हुआ।
गोली लगते ही बागिन का भारी भरकम शरीर हवा में उछला और झाड़ियों में जा गिरा। एक जख्मी बाघ दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति हाथी से नीचे नहीं उतरा। कुछ मिनटों के भारी सन्नाटे के बाद हथनी भगवान प्यारी ने अपनी सूंड और पैरों से झाड़ियों को हटाना शुरू किया। सामने सूखी पत्तियों पर उस आदमखोर बागिन का बेजान शरीर पड़ा था। उसमें कोई हलचल नहीं थी। राम लखन सिंह ने सुरक्षा के लिए एक और शॉट दागा, लेकिन वह तो पहले से मर चुकी थी। दुधवा को हिलाकर रख देने वाले उस खौफनाक आतंक का हमेशा अंतिम अंत हो चुका था। उसकी लाश को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर जब दुधवा कैंपस लाया गया तो वहां के लोगों ने महीनों बाद चैन की सांस ली। दोस्तों, जंगल का नियम है, जो इंसानी खून का स्वाद चख लेता है उसका अंत ऐसा ही खौफनाक होता है। इस आदमखोर बागिन ने दुधवा के इतिहास में डर का वो मंजर पैदा किया था जिसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है एक बाघ को आदमखोर बनाने के पीछे असली वजह क्या होती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और रोमांचक दास्तान में। तब तक के लिए अलविदा।